हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्लेश इंजरी के बारे में। विप्लेश इंजरी क्या होती है? विप्लेश इंजरी हमारी गर्दन में चोट लगने की दिक्कत है। जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारी कार को पीछे से जब कोई दूसरी कार हिट करती है तो जो ड्राइविंग करता है या उसमें जो पैसेंजर बैठा है उसकी गर्दन पहले पीछे जाती है और फिर आगे की तरफ चली जाती है। तो ये नेक जो मूवमेंट है जो सडन होता है, इस दिक्कत को कहते हैं विप्लेश इंजरी। इस इंजरी में आपकी गर्दन के जो आसपास की मांसपेशियां हैं, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, स्पाइनल कॉर्ड है, नसें जो वहां से निकल रही है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, उन पे भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। विप्लेश इंजरी सबसे ज्यादा कार एक्सीडेंट में देखने को मिलता है। जैसे ही पीछे से कोई कार हिट करती है और जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उसका जो मूवमेंट है गर्दन का वो पीछे चले जाता है, और जब उसकी गाड़ी वापस सीध में आती है, नॉर्मल होती है, नॉर्मल कंडीशन में आती है, तो उसकी गर्दन वापस आगे की तरफ चली जाती है। इस सडन फोर्स से जो आपकी मांसपेशियां है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, उनमें टीयर आना शुरू हो जाता है, उनका ब्रेक होना शुरू हो जाता है, उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है और गर्दन की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। विप्लेश इंजरी में जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 जो वर्टिब्रा है, जैसे ही कोई गाड़ी हिट करी तो आपका जो लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा है यानी C6, C7 वो हाइपर एक्सटेंशन में चले जाता है, यानी पीछे की ओर चले जाता है। ये सब सडन होता है। और जो आपकी ऊपर की गर्दन की हड्डी है, जो ऊपर की सर्वाइकल वर्टिब्रा है, C1, C2, C3, C4 वो आगे की तरफ झुक जाती है, यानी उनका हाइपरफ्लेक्शन हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट के जब सर्वाइकल स्पाइन देखते हैं तो एक एबनॉर्मल सा एस शेप का कर्व नजर आता है, जो नॉर्मल नहीं नजर आता। एक एबनॉर्मल सा एस शेप का नजर आता है, क्योंकि ऊपर वाली जो हड्डियां है वो हाइपर फ्लेक्शन में चले गई है और जो लोअर वाली हड्डी है सर्वाइकल वो चले गई है हमारी हाइपर एक्सटेंशन में, जिससे एस शेप का कर्व नजर आता है। और इसके साथ साथ आपके सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, कैप्सूल जो है वो भी डैमेज हो जाता है। अब मेडिकल टर्म में इस इंजरी को विप्लेश एसोसिएटेड डिसऑर्डर और फैट भी कहते हैं। ये इसमें दो तरह की इंजरी देखी गई है, एक टिपिकल सर्वाइकल हाइपर एक्सटेंशन इंजरी और एक टिपिकल सर्वाइकल हाइपरफ्लेक्शन इंजरी। जैसे कि हमने बात करी थी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, तो आप जो पेशेंट है, जो पैसेंजर है या फिर जो ड्राइवर है, उसका जो बॉडी है वो आगे की तरफ पुश करने लग जाती है और गर्दन बैकवर्ड चली जाती है पीछे की ओर। फिर जब पीछे वाली गाड़ी वापस हट जाती है और जो आपकी गाड़ी है वो एकदम वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तब आपकी जो गर्दन है वो आगे की तरफ झुक जाती है। यानी ये सडन मूवमेंट होता है आपका एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का नेक का, जिस वजह से ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। यानी हमने दूसरी बात करी थी रैपिड डिसलेरेशन इंजरी यानी हाइपर फ्लेक्शन इंजरी, जिसमें आपकी जो गर्दन है वापस आगे की तरफ आ जाती है। तो ये दो दिक्कत देखने को मिलती है और इसको हम बता सकते हैं कि ये आपकी विप्लेश इंजरी है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, या आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट है, रेस्टिंग में है, फिर कुछ पीछे से कुछ जर्क आया या कोई गाड़ी ने आपको धक्का दिया या कुछ भी, उससे आपकी गर्दन एकदम हाइपर एक्सटेंशन में पीछे की तरफ बैकवर्ड गई और एकदम वापस हाइपर फ्लेक्शन आगे की तरफ आई। तो ये जो सडन मूवमेंट है, ये सडन जो इंजरी हुई है, एकदम जो सडन कोलिजन हुआ है, इसे कहते हैं विप्लेश इंजरी। विप्लेश इंजरी को चार भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है विप्लेश एसोसिएटेड डिसऑर्डर 1। इसमें सिर्फ आपको गर्दन में दर्द होता है, ये और ये स्टार्टिंग का होता है और ये जल्दी से ठीक हो जाता है। फिर दूसरा जब आता है, जब आपका धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती जाती है, तो गर्दन के दर्द के साथ साथ आपका गर्दन का मूवमेंट रुक जाता है। फिर तीसरे में आपका गर्दन का दर्द और मूवमेंट तो रुका हुआ होता है, उसके साथ साथ आपकी गर्दन के साथ साथ आपके हाथों में भी उंगलियों तक झंझनाहट, सूनापन, दर्द आना शुरू हो जाता है। फिर जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई पेशेंट को, तो उसमें गर्दन का दर्द होता है और ये झंझनाहट, सूनापन, इसके साथ साथ आपके गर्दन का जो हड्डी है उसका भी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हो जाता है। अब विप्लेश इंजरी किन कारणों की वजह से होता है? इसका मुख्य कारण तो है आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कार से जो एक्सीडेंट हुआ, बाइक से जो एक्सीडेंट हुआ है,
इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ आपकी हड्डियाँ जो है, डिस्क है, लिगामेंट्स है, मांसपेशियाँ हैं, नसें हैं, टिश्यूज़ है गर्दन के जो आस-पास, उनमें भी दिक्कत आती है। क्या कारण है? क्या ट्रॉमा हो गया है, कोई स्पोर्ट्स, क्या आप कोई खेल-कूद में और आपको कुछ स्पोर्ट्स की इंजरी हो गई है, और अगर आपका सीट बेल्ट बाँधने का तरीका सही नहीं है या फिर आपका सीट बेल्ट जो है वो सही नहीं है, इस वजह से भी दिक्कत आती है। आपका पोस्चर सही नहीं है या फिर जो आपका हेड रिस्ट्रेंट है वो सही से फिट नहीं है, पुअरली फिटेड है, और ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं की जो गर्दन की मांसपेशियाँ है वो थोड़ी कम डेवलप होती है पुरुषों के मुकाबले। और अगर आपको स्पाइनल कैनाल, जो आपका सर्वाइकल स्पाइनल कैनाल, उसकी कमी हो गई है, स्टीनोसिस हो गया, कैनाल स्टीनोसिस सर्वाइकल का, और या फिर आपको बायबर्थी कोई गर्दन की दिक्कत है, स्पाइनल कॉर्ड की, आपकी रीढ़ की हड्डी की कोई दिक्कत है, तो इस वजह से भी ये दिक्कत, व्हिप्लिश इंजरी आनी शुरू हो जाती है। अब व्हिप्लिश इंजरी जब होती है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? इसमें गर्दन में दर्द होता है, गर्दन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, उसके साथ-साथ सर दर्द होता है पेशेंट को, कंधे में भी दर्द आना शुरू हो जाता है, गर्दन की सारी मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाती है, चक्कर आते हैं पेशेंट को, थकावट महसूस होती है, जबड़ों में भी दर्द आना शुरू हो जाता है, गर्दन के साथ-साथ हाथों में भी दर्द आना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में बहुत कमज़ोरी नज़र आती है, गर्दन का जो प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट नहीं हो पाता, मूवमेंट रुक जाता है, टाइटनेस हो जाती है, झंझनाहट, सूनापन आने लगता है उँगलियों में, गर्दन के यहाँ सूजन आ जाती है, दिखने में, देखने में किसी चीज़ को दिक्कत आती है, चक्कर आते हैं पेशेंट को, कान में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में भी दर्द आता है धीरे-धीरे। उसके साथ-साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, इरिटेटिंग लगता है उसको सब कुछ भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, याद करने की दिक्कत तो रहती है, क्षमता नहीं रहती, डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है पेशेंट को, उसके साथ-साथ नींद भी नहीं आती। फिर कैसे पता किया जाता है व्हिप्लिश इंजरी का? इसमें पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पूरी फुल हिस्ट्री पेशेंट की, कि आपका फैमिली में पहले किसी को ये दिक्कत हुई है, आपको पहले या फिर गर्दन की कोई चोट लगी है, या आप कोई दवाई ऐसी ले रहे हैं किसी की, डायबिटीज़ है, आपको बीपी है, या आपको कोई पहले कोई चोट लगी है, या क्या कुछ ऐसा कुछ आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको कोई दिक्कत है पहले से, तो इन सब से। फिर आपके जो करंट सिम्पटम्स हैं, जो आपके रिसेंट, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं आपकी, आपका पोस्चर देखते हैं डॉक्टर, आपके पेशेंट आपका, कि आपका नेक जो है वो कैसा अलाइनमेंट है, उसका सही है या नहीं, एबनॉर्मल है या नहीं है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। फिर वहाँ फ़ील करके देखते हैं कि टाइटनेस तो नहीं है, मूवमेंट चेक करते हैं नेक का, साइड साइड मूवमेंट कराते हैं, नेक को अप डाउन करवाते हैं। फिर उसके साथ-साथ आपका रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, एक रबर हैमर है, वो यूज़ करते हैं इसमें, ताकि आपका जो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरआर्म की जो मांसपेशियाँ है उसमें सिग्नल्स, उनका मूवमेंट है या नहीं, उनका वो सही है या नहीं, वो चेक करते हैं, कि मसल स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं, आपका सेंसेशन चेक करते हैं कि सेंसेशन आ रहा है आपको या नहीं आ रहा। उसके साथ-साथ इमेजिंग टेस्ट होते हैं, एक्स-रे, एमआरआई, सीटी स्कैन, बोन स्कैन, इनसे भी पता किया जाता है। फिर बात करते हैं व्हिप्लिश इंजरी में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। व्हिप्लिश इंजरी का मेन ट्रीटमेंट का गोल होता है कि आपका दर्द कम हो, आपका जो मूवमेंट रुक गया गर्दन का वो वापस नॉर्मल हो, और वापस आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आए। तो उसके लिए आपको आइसिंग करनी है दिन में 5 से 6 बार, आप 3 से 4 बार भी करें तो चलेगा। हर बार में आपको 20 से 25 मिनट तक आइसिंग करनी है। उसके साथ-साथ आप हर 24 घंटे में भी आइसिंग कर रहे हो तो भी चलेगा, बट मतलब आपको आइसिंग करनी है दिन में 3 से 4 बार तो। उसके साथ-साथ आपको दवाइयाँ लेनी है, जो आपको बहुत तेज़ दर्द है और सूजन है तो उसके लिए एनासिड्स लेनी है आपको, इबुप्रोफेन। उसके साथ-साथ आपको एक्सरसाइज़ करनी है, अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा आपको आइसिंग करनी है रेगुलर, और दवाई लेनी है, और जैसे-जैसे आपका सूजन और दर्द कम हो रहा है, आपको फिर एक्सरसाइज़ स्टार्ट करनी है अपनी गर्दन की। आपको सॉफ्ट के नेक के ब्रेसेस आते हैं वो पहनने, ताकि आपका नेक का जो मांसपेशियाँ हैं वो स्ट्रेंथनिंग में रहे, सपोर्ट में रहे। और स्टेरॉइड के इंजेक्शंस होते हैं वो तब देते हैं जब आपको दर्द बिल्कुल मिट ही नहीं रहा। उसके लिए फिजिकल थेरेपी की हम बात करते हैं तो 2 तरह की होती है, इसमें पैसिव और एक्टिव। पैसिव में आपको शुरुआत में एक्सरसाइज थोड़ी कम कराते हैं और आपको पेन रिलीवर्स मशीन्स लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड, मसाज थेरेपी देते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स, हीट और आइसिंग करते हैं ताकि आपका दर्द और सूजन कम हो। फिर जैसे-जैसे रिकवरी आती है तो आपकी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ताकि आपका नेक का मूवमेंट वापस नॉर्मल हो। तो एक्सरसाइजेस की हम बात करते हैं तो चिन टक एक्सरसाइज, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे और अपने गर्दन के नीचे तकिया रख लेना, आपको चिन को इन करना है,
ठीक है, गर्दन नहीं उठाना, सिर्फ चिन इन करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। हर एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है, दिन में 2 से 3 बार। फिर है दूसरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको गर्दन को आगे मोड़ना है, फिर पीछे लेके आना है, आगे लेके आना है, पीछे से 10 बार करना है कंफर्टेबल। साइड टू साइड हेड रोटेशन, इसमें आपको गर्दन को साइड में घुमाना है, राइट में भी घुमाना है पूरा और लेफ्ट में भी घुमाना है। फिर आपको साइड बेंडिंग करनी है, अपने गर्दन को, अपने कान को अपने कंधे की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। दोनों तरफ करना है। फिर आपको शोल्डर ब्लेड एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप ऐसे एक करवट लेट जाएंगे और 2 तकिया रख लेंगे अपने सर के नीचे और आर्म के नीचे, और आपको रेस्ट में रखना अपने आर्म को, और आपको अपना कंधे को पीछे की तरफ लाना है, अपने शोल्डर को होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। शोल्डर ब्लेड एक्सरसाइज विद आर्म मूवमेंट्स, इसमें आप ऐसे कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाएंगे, फिर आपको ऐसे हाथ रख लेना है। आप अपने हाथों को आगे की तरफ, पीछे की तरफ लेके आएंगे, अंदर बाहर लेके आएंगे, ऊपर नीचे लेके आएंगे। सब 10-10 बार करनी है आपको एक्सरसाइज। फिर शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज, इसमें आप सीधा बैठ जाएंगे, गर्दन सीधी रखनी, दोनों कंधों को आपको ऊपर लेके आना है, कान की तरफ होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर है शोल्डर ब्लेड एक्सरसाइज विद आर्म एलिवेशन, इसमें आपको दोनों हाथ सीधा रख के आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है, सीधा कंफर्टेबल होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसमें आपको गर्दन की एक्सरसाइज करनी है आइसोमेट्रिक। इसमें आप गर्दन सीधी रखेंगे बिल्कुल, फिर अपना एक हाथ अपना आपको ऐसे 4 तरीके से करनी है आइसोमेट्रिक, यानी राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, आगे की तरफ फोरहेड में भी और पीछे की तरफ। तो ऐसे आपको जिस डायरेक्शन में आपको अपोजिट फोर्स लगाना, उस तरफ आपको हाथ रखना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। फिर आपको आई हेड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करनी है। आपको एक पेन ले लेना है और आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लेना और उस पर फोकस करना है, आपको होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको अपना हेड को सीधा रखना और आई का मूवमेंट करना है, अपन आपको पेन इधर उधर घुमाना और अपने आंखों से देखना है। ये भी आपको 10 बार करना है। फिर कॉर्नर स्ट्रेच करना है आपको, ऐसे आप एक कोई कॉर्नर ले लेंगे घर में और दोनों हाथ ऐसे रख लेंगे, फिर आपको आगे की तरफ आना है, अपनी बॉडी स्ट्रेट कर रखनी है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। लेवर्टस स्कैपुलर स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे सीधा बैठ जाएंगे, एक हाथ का जो शोल्डर है वो आपको नीचे की तरफ धक्का देना है और एक हाथ से आपको गर्दन को पकड़ लेना, अपने सर के यहाँ पकड़ लेना है उल्टे डायरेक्शन में। फिर आपको अपने चिन को, अपनी जो थोड़ी है उसको अपने आर्म पिट की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर है प्रोन कोबरा एक्सरसाइज, इसमें आप ऐसा सीधा लेट जाएंगे, फिर दोनों हाथों को स्ट्रेट रखे, उंगलियों को, थंब को साथ में रखेंगे, फिर आपको उठना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। आप आगे अपने सर के नीचे टॉवल भी रोल करके रख सकते हैं कंफर्टेबल के लिए। फिर है बैलेंस की एक्सरसाइज करनी है आपको। पहले आपको अपने दोनों पैरों को पास में बराबर रखने हैं और सीधा खड़ा होना और आंखें खोली रखनी है, ऐसे थोड़ी देर तक खड़े रहना। फिर उसके बाद आपको आंखें बंद करके प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको एक पैर आगे एक पैर पीछे रख के इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपको जितना कंफर्टेबल होता उतना आपको खड़ा होना है। फिर आपको होम केयर की बात करते हैं तो आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी जिसमें आपका दर्द बढ़ रहा है। आपको वॉकिंग थोड़ी बहुत करनी है, उसके साथ साथ आपको स्विमिंग, बाइकिंग, जंपिंग कुछ नहीं करना है। और उसके साथ साथ आपको उठाना सही है सामान, कुछ भी भारी सामान अभी नहीं उठाना है। छोटा मोटा सामान उठाना है तो घुटना मोड़ के उठाना है, अपनी गर्दन का जो पोस्चर है वो सही रखना है, उठने बैठते सोते समय सपोर्ट में रखना है। एक सॉफ्ट सा पिलो आता है, गर्दन का नेक पिलो आता है बाजार में, वो आपको ले लेना, उसको ही आपको लगा के सोना है और गर्दन हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। उसके साथ साथ आपको जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको लगातार नहीं बैठना है, आपको हर 20-20 मिनट में ब्रेक लेके अपना काम करना है। और जो कार है उसमें है, जो आपका हेड रेस्ट है उसमें आपको उसको एडजस्ट करना, प्रॉपर एडजस्ट करना ज़रूरी है, ताकि आपका वापस दिक्कत ना आए और आपकी नेक जो है वो नॉर्मल आ जाए। उसके साथ साथ आपको आइसिंग करनी है हमेशा 20 से 25 मिनट तक। नेक पिलो लेना है, सोते वक्त भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना, अच्छी डाइट लेनी है, अपने नेक को मेंटेन करना है, न्यूट्रल रखना है, ज़्यादा झुकाना नहीं है, ना ज़्यादा पीछे लेके जाना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखना, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बिल्कुल टेंशन फ्री रखना है, वेट बिल्कुल नहीं बढ़ाना और एक्टिव रहना है। थैंक यू।